रागिनी और अमित ने अभी 2 दिन पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट किया था। दोनों ने मिलजुल कर घर पसंद किया। कुछ जमा पूंजी थी और बाकी अमित ने लोन ले लिया। रात का वक्त था। अमित आने ही वाला था कि एकाएक रागिनी को ख्याल आया कि घर में कुछ जरूरी राशन नहीं है। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। सोचा अब और देर की तो हो सकता है दुकानें बंद हो जाएं। रागिनी को इस कॉलोनी की गली नुक्कड़ों का ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसने अपने 8 साल के बेटे अनमोल से कहा, बेटा कहीं जाना नहीं, बस मैं अभी आती हूं। रागिनी घर के बाहर निकली। कुछ दूर चली और एक अंधेरे सुनसान से तिराहे पर नीम के पेड़ के नीचे बने एक चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग से कहा, दादाजी, ओ दादाजी। पहली बार में रागिनी की बात को जैसे उस बुजुर्ग ने अनसुना कर दिया हो। रागिनी ने फिर कहा, दादाजी सुनो। अब की बार उस बुजुर्ग ने जेब से बीड़ी निकाली, माचिस से सुलगाई और बोला, कहो बेटी। रागिनी बोली, जी मैं पूछ ही रही थी कि यहाँ कोई किराने की दुकान है क्या आसपास? बुजुर्ग बोला, हाँ, सीधे जाकर बाएं हाथ में गली के छोर पर। लगता है इस कॉलोनी में अभी नहीं आई हो। रागिनी बोली, हाँ, जो वो सामने वाला आखिरी घर है ना, वही हमने लिया है। बुजुर्ग ने घर की तरफ घूर के देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर रागिनी आगे बढ़ गई। रागिनी किराने की दुकान पर पहुंची, कुछ जरूरी सामान लिया और वापस उसी रास्ते से घर की ओर चलने लगी। जब तिराहे पर पहुंची तो देखती है कि वहां ना तो वह बुजुर्ग था और ना ही कोई चबूतरा। एक पल के लिए जैसे डर के मारे रागिनी के शरीर में बिजली दौड़ गई हो। माथे पर पसीना छलकने लगा। रागिनी ने कदम तेजी से घर की ओर बढ़ा दिए। डोरबेल दबाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अंदर से अनमोल की कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज लगाई, अनमोल, बेटा अनमोल। अनमोल अंदर से जोर से चिल्लाया, आ रहा हूं मम्मी। दरवाजा खुला। रागिनी बोली, अनमोल तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मुझे क्या हुआ है? तो फिर इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूं, सुनाई नहीं देता? वो क्या है ना मम्मी, टीवी का वॉल्यूम ज्यादा था इसलिए। रागिनी ने डर के मारे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और किचन में जाकर काम करने लगी। लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने वही बुजुर्ग और चबूतरा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। रागिनी ने अंदर से पूछा, कौन? मैं हूं, अमित। रागिनी ने दरवाजा खोला। अमित ने कहा, ऐसे क्या पूछ रही थी कि कौन? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? नहीं अमित, वो क्या है ना, अभी मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी तो सामान तो ले आई ना। अब जाओ जल्दी से चाय बनाओ, मैं काफी थक गया हूं। लेकिन अमित सुनो तो सही। अमित बोला, पहले चाय लाओ, फिर सब सुनूंगा। रागिनी बेमन से चाय बनाने चली गई। दोनों ने साथ में चाय पी और फिर अमित बोला, हाँ अब बोलो रागिनी, क्या बोल रही थी? रागिनी ने कहा, पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग जीवनलाल जी, जिन्हें सुनील चाचा कहा करता था, वो कहने लगे, बेटा सुनील, इस पीपल के पेड़ को मत कटवाओ। मेरे दादा परदादा भी इस पेड़ की कहानियां सुनाया करते थे। मगर सुनील ने उनका कहना नहीं माना और धीरे धीरे पीपल का पेड़ पूरी तरह से कट छट गया। जिस जगह पर पीपल का पेड़ लगा था, अब उस जगह पर सीमेंट से जमीन पक्की करवाकर और एक शेड लगवाकर सुनील ने कार पार्किंग बनवा दी थी। इस घटना के बाद सुनील को अचानक चलते व्यापार में घाटा होने लगा।
हालांकि उसने सोचा फायदा नुकसान तो व्यापार में लगा ही रहता है, फिर भी वह तनावग्रस्त रहने लगा। एक दिन जब सब सो रहे थे, रात के सन्नाटे में कुछ अजीब सी आवाज आंगन से आने लगी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो महसूस हुआ जैसे कुल्हाड़ी के वार की आवाज हो और साथ में किसी के रोने की आवाज भी। उसने दरवाजे खोले तो आवाजें तो गायब थी, मगर उसे ऐसा लगा जैसे पीपल के पेड़ पर कोई बहुत बड़े आकार का काला सा व्यक्ति बैठ के हवा में अपने हाथ पैर हिला रहा हो। एक पल के लिए तो सुनील डर के मारे कांप गया। फिर उसे लगा कि वो शायद उसका वहम है। फिर भी वो नहीं भूल पा रहा था कि उसने कुल्हाड़ी के वार और रोने चीखने की आवाजें साफ साफ सुनी थी। सुबह सुनील ने यूं ही जानने के लिए घर के बाकी सदस्यों से पूछा कि क्या किसी ने कोई आवाज सुनी, मगर सबने यही कहा कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। अब सुनील का डर थोड़ा और बढ़ गया। कुछ देर बाद वो दुकान पर चला गया और ये बात भी उसके लिए रात गई बात गई जैसी हो गई। इस घटना के 3 दिन बाद सुबह सुबह सबको आंगन में पीपल के सूखे पत्ते दिखे। घर के लोग थोड़ा सहम तो गए, मगर सबने यही सोचा कि शायद हो सकता है रात को कहीं से उड़कर ये पीपल के पत्ते आ गए हों। उसी दिन रात को जब सब लोग सो रहे थे, अचानक आंगन की तरफ से बहुत जोरदार आवाज हुई। सुनील की नींद कुछ यूं खुल गई मानो जैसे सिर्फ उसी ने वो आवाज सुनी हो। उसने दरवाजे खोले तो देखा सामने कार गैराज के शेड पर पीपल का पेड़ गिरा हुआ था और उस पर वही बड़ा सा काला साया बैठा हुआ नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। सुनील ने शोर मचाते हुए सबको ये मंजर दिखाने के लिए उठा दिया, मगर कार के ऊपर अब ना तो कोई पेड़ गिरा हुआ था और ना ही कोई काला साया नजर आ रहा था। हाँ, शेड और कार की छत पर जरूर काफी लूट-फूट हो गई थी, लेकिन सुनील को छोड़कर किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। रोज की तरह अगली सुबह सुनील दुकान चला गया। दिन में उसने कार कंपनी में बात की और ये तय हुआ कि वो शाम को अपनी कार डेंटिंग पेंटिंग के लिए सर्विस सेंटर में छोड़ देगा। शाम को बड़ी मुश्किल से गैराज में फंसी कार सुनील ने निकाली और सर्विस सेंटर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने मूड चेंज करने के लिए म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। 1-2 मिनट गाना बजने के बाद अचानक म्यूजिक प्लेयर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। तुमने पीपल का पेड़ नहीं काटा, मेरा घर उजाड़ दिया है। एक जिन्न का घर तुमने तहस नहस कर दिया है। अब तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर सुनील डर के मारे पसीना पसीना हो गया। इसके बाद अचानक कार की बोनट पर पीपल के पेड़ वाला वही काला सा साया नजर आया। उसके दोनों हाथ साइड की विंडो से सुनील का गला दबाने लगे। सुनील छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। गाड़ी लहराते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। सबको यही लगा कि सुनील की मौत एक्सीडेंट से हुई है, जबकि सच ये था कि सुनील की मौत एक्सीडेंट से कुछ पल पहले ही गला घुटने से हो गई थी। इस हादसे के 1 माह बाद सुनील के भाई अनिल को सपना आया कि तुम्हारे भाई सुनील ने पीपल का पेड़ काट के मेरा घर उजाड़ दिया, इसलिए वो मर गया। ये जिन्न का घर था, ये मेरा घर था। जाओ, कल सुबह गैराज खोल कर देखना। जहां मेरा घर वो पीपल का पेड़ था, वहां सीमेंट को फाड़ते हुए फिर कुछ हरी भरी पत्तियां आ गई हैं। गैराज हटा दो, मुझे खुली हवा में सांस लेने दो। मैं फिर उस पेड़ में रहने लगूंगा। तुम्हारा या किसी का भी कुछ बुरा नहीं करूंगा। अनिल ने दूसरे दिन ऐसा ही किया।
देखते ही देखते वो पीपल का पेड़ फिर लहलहाने लगा। हाँ, ये जरूर था कि सबने आज तक इतनी तेजी से बढ़ता हुआ कोई भी पीपल का पेड़ कभी नहीं देखा था।